एक बहुत ही गरीब परिवार होता है जिसमें पति होता है, पत्नी होती है, उनके 5 बच्चे होते हैं। दोस्तों, इस परिवार में एक भैंस भी होती है और वो भैंस इन लोगों के जीवन यापन का एक ज़रिया होती है। दरअसल ये लोग इसी भैंस का दूध काटते थे, गांव में बेचते थे, तभी इनका घर चलता था। लेकिन एक दिन जीवन में ऐसा आता है कि इनकी भैंस जो है वो चोरी हो जाती है। अब वो गरीब आदमी सारे गांव में जगह जगह ढूंढता है, उसको महीना भर बीत जाता है लेकिन उसकी भैंस नहीं मिलती। लेकिन एक दिन ऐसा आता है उसे उसकी भैंस मिल जाती है और चोर भी मिल जाता है। तो वो गरीब आदमी क्या करता है, उस चोर को लेकर और उस भैंस को लेकर गांव की पंचायत में खड़ा हो जाता है और कहता है कि देखिए पंच साहब, मेरे को मेरी भैंस मिल गई, मैं बहुत गरीब हूँ और इस भैंस को ढूंढने के चक्कर में मेरे 1500 रुपये का नुकसान हो गया है। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, जो मेरा खर्चा हुआ है 1500 रुपये का वो आप मुझे दिलवा दीजिए। अब क्या होता है, पंचों ने जैसे ही ये वाली बात सुनी तो पंचों को ये वाली बात अच्छी लगी कि अच्छा है, चलो 1500 रुपये मांग रहे हैं। तो वो गरीब आदमी कहता है इस चोर से मुझे 1500 रुपये दिलवा दीजिए, उसके बाद मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो पंचों ने एक तारीख मुकर्रर की होती है कि इस तारीख को ये चोर तुम्हें 1500 रुपये दे देगा। वो चोर उसी गांव का था। अब होता क्या है, समय बीतता जाता है लेकिन जो डेट होती है वो निकल जाती है। वो चोर 1500 रुपये नहीं देता। अब जब वो चोर 1500 रुपये नहीं देता तो वो गरीब आदमी क्या करता है, पुलिस स्टेशन जाता है, उस आदमी के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा देता है। अब इस परिवार के साथ दोस्तों कुछ ऐसा होता है कि इन लोगों की खबर जिस जिस कान तक पहुंची वो सब इस बात को सुनकर सहम गए, थम गए कि एक परिवार के साथ एक छोटी सी बात की वजह से ऐसा कुछ भी हो सकता है। बिहार प्रदेश के बड़े बड़े मंत्री, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, चाहे नीतीश यादव हो, चाहे रामविलास पासवान हो, ये सब इस गरीब आदमी के परिवार से मिलते हैं और इनकी मन की बात सुनते हैं, मदद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस गरीब आदमी के परिवार के साथ कुछ ऐसा होता है कि इस गरीब आदमी के परिवार का एक भी सदस्य बाद में जिंदा नहीं बचता। दोस्तों, कौन था ये गरीब आदमी, आखिर इसके परिवार की हत्या क्यों हुई, आज की कहानी से हम यही जानने की कोशिश करेंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आज की कहानी भी कुछ अलग होने वाली है और इस कहानी को सुनकर आपका भी दिल दहल जाएगा। दोस्तों, अगर ऐसी कहानी और सच्ची घटनाएं अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोज़ाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आ सकूं, जिससे कि आप अपने जीने का तरीका बदल सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की सच्ची घटना में जो आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है बिहार प्रदेश का एक ज़िला है वैशाली और इसी ज़िले का एक थाना लगता है राघोपुर। दरअसल दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 1 जनवरी 2006 की सुबह की ये बात है। राघोपुर थाने की एक चौकी लगती है रुस्तमपुर और रुस्तमपुर का ही एक सब इंस्पेक्टर होता है जिनका नाम होता है अंजनी कुमार। सुबह ही सुबह उनके पास खबर आती है कि रामपुर श्यामचंद में एक घर में आग लग गई है, जिसमें कि पूरा परिवार जल गया है। अब जैसे ही ये खबर उस सब इंस्पेक्टर यानी कि अंजनी कुमार को मिलती है तो वो अपनी टीम के साथ उस घर पे जाता है। जैसे ही वो उस घर को देखता है तो उसका पूरा घर जला की जला है। वहाँ का जितना भी माहौल होता है वो सबको देखता है तो अंजनी कुमार की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दरअसल दोस्तों, एक घर होता है जिसमें कि 2 दरवाजे होते हैं, एक आंगन होता है, पूरा घर जला हुआ होता है। अंजनी कुमार जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करता है तो देखता है कि घर का एक एक कोना जला हुआ होता है, एक एक सामान जला हुआ होता है। शायद ही कोई ऐसा सामान होगा जो इस घर का जो कि जला नहीं हो। अब वो घर के अंदर कमरों के अंदर झांकता है तो देखता है कि वहाँ पे एक ही परिवार के 6 लोगों की लाशें होती हैं जो कि जल चुकी होती हैं, वो कंकाल बन चुकी होती हैं। बाहर आता है तो उस परिवार के लोग जो सदस्य थे और भी चाचा ताऊ के जो लोग थे, वो बाहर आकर चीख रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं, बिलख रहे होते हैं, बुरी तरह से रो रहे होते हैं। दोस्तों, यहाँ सिर्फ रामपुर श्यामचंद के गांव के ही लोग नहीं बल्कि आसपास के गांव के लोग भी आते हैं।
जैसे जैसे लोगों को पता चलता है कि एक ही परिवार के 6 लोग एक घर में जलकर मर गए हैं तो उस घर के आसपास भीड़ का तांता लग जाता है। तो देखा जाता है कि उस घर में एक भैंस भी होती है जो कि जली हुई होती है, वो भी मर जाती है। भैंस का एक बच्चा होता है, वो भी जलकर खाक हो चुका होता है। अब इस घर के मुखिया के बारे में पूछा जाता है कि इस घर का मुखिया कहाँ है। दोस्तों बताना चाहूँगा, इस घर के मुखिया का नाम था विजेंद्र महतो। विजेंद्र महतो भी इस घर की आग में जल चुका था, बुरी तरह से झुलस चुका था। दोस्तों अब क्या होता है, जो सब इंस्पेक्टर होते हैं अंजनी कुमार इस घटना स्थल को पूरी तरह से मुआयना करते हैं और अपने उच्च अधिकारियों तक ये खबर पहुंचाते हैं। जितने भी उच्च अधिकारी थे, जैसे कि आईजी हो, डीआईजी हो, एसपी हो, एसएसपी हो, ये सब मौकाए वारदात पर पहुंच जाते हैं। और साथ ही आईजी डीआईजी नहीं बल्कि वीवीआईपी लोग जैसे कि नीतीश कुमार हो, लालू प्रसाद यादव हो, राम विलास पासवान हो, ये सब मौके पर पहुंच जाते हैं और उस घटना का जायज़ा लेते हैं। दरअसल दोस्तों जो ये व्यक्ति होता है विजेंद्र महतो, ये 30 से 40% तक जल चुका था। अब इसे तत्काल ही जो पास ही स्वास्थ्य केंद्र होता है वहाँ पे ले जाया जाता है और इसका इलाज करवाया जाता है। अब इसकी जो है हालत बहुत ज़्यादा गंभीर होती जाती है। जैसे जैसे इसकी हालत गंभीर हो रही होती है तो क्या होता है, इसको पटना मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया जाता है, जहाँ पर कि इसका उपचार शुरू हो जाता है। अब जो सब इंस्पेक्टर अंजनी कुमार होते हैं इस मामले की एफआईआर दर्ज करते हैं और एफआईआर दर्ज करने के बाद में इस मामले की जांच पड़ताल की जाती है। और जैसे ही इस मामले की कहानी सामने आती है तो दोस्तों जिन जिन लोगों ने ये कहानी सुनी वो सब कहानी को सुनकर ठहर से गए, थम से गए। वो बताता है कि उसके परिवार में 5 बच्चे होते हैं, उसकी पत्नी है और वो है। उनके घर में एक भैंस थी। इनका परिवार बहुत ज़्यादा गरीब था और उस भैंस की वजह से ही उनका परिवार का भरण पोषण होता है। उस भैंस की वजह से उसकी पत्नी का भरण पोषण होता है, उनका घर का पूरा खर्चा चलता है। लेकिन एक दिन क्या होता है, उसकी भैंस चोरी हो जाती है। जैसे ही उसकी भैंस चोरी होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, गांव में जगह जगह भटकता है, जिन जिन लोगों से बातचीत कर सकता है कि भाई भैंस के बारे में, उन सब के पास जाता है। क्या पुलिस, क्या कोर्ट कचहरी, क्या कोई जगह, वो सब जगह जाता है लेकिन उसकी भैंस नहीं मिलती। लेकिन एक दिन क्या होता है, उसकी मेहनत रंग ले आती है। उसे पता चलता है कि उसकी भैंस जो है वो धनी राम के घर पे है। अब धनी राम जो था वो गांव का बहुत ही दबंग व्यक्ति था। तो वो क्या करता है, गांव में एक पंचायत आयोजित करवाता है। और गांव में पंचायत बैठती है तो उससे पूछा जाता है भाई बताओ क्या परेशानी है। तो वो बोलता है कि साहब मेरे घर में परेशानी बहुत ज़्यादा है, मेरे घर में एक भैंस थी, वो चोरी हो गई है। अब चोरी हो गई है तो उससे क्या है, मेरा घर चलता था, मेरे घर में खाने के लाले पड़ गए हैं। लेकिन मैंने पूरी कोशिश की भैंस को ढूंढने की, अब वो भैंस मेरे को मिल भी गई है। अब वो भैंस जिसके घर पे है मैं वहाँ से ला नहीं सकता। तो पंच पूछते हैं किसके घर पे भैंस है, तो वो बताता है कि धनी राम के घर पे भैंस है। अब पंचायत आदेश देती है और धनी राम के घर से उस भैंस को लाया जाता है। भैंस मालिक को पहचान जाती है, वो अपनी भैंस को पहचान जाता है। अब होता क्या है, वो कहता है कि साहब मैंने बहुत दिन तक अपनी भैंस को ढूंढा और उस भैंस को ढूंढने में मेरे 1500 रुपये का खर्चा हो गया है। अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे मेरे 1500 रुपये दिलवा दीजिए और उस मैटर को यहीं पे ख़त्म कर दीजिए। पंचायत को भी ये वाली बात अच्छी लगती है। तो पंचायत के लोग क्या करते हैं, एक तारीख मुकर्रर करते हैं कि हाँ भाई धनी राम इतनी तारीख को तुम, इतनी तारीख से पहले तुम इसको 1500 रुपये दे दो। अब धनी राम भी हाँ कर देता है कि ठीक है साहब मैं 1500 रुपये दे दूँगा। अब पंचायत अपने घर चली जाती है, विजेंद्र महतो अपने घर आता है, धनी राम अपने घर चला जाता है। समय बीतने लगता है। अब समय इतना बीतने लगता है कि जो तारीख पंचायत ने बताई थी वो तारीख निकलने वाली होती है। तो विजेंद्र महतो धनी राम के पास जाता है कि भाई 1500 रुपये दो, लेकिन वो नहीं देता। अब तारीख भी निकल जाती है, लेकिन वो 1500 रुपये उसे नहीं मिलते। अब क्या करता है वो भैंस का मालिक, पंचायत नहीं बुलाता, वो चौकी चला जाता है, पुलिस चौकी, और वहाँ पे जाके एक एफआईआर दर्ज करा देता है कि ऐसे ऐसे करके धनी राम ने मेरी भैंस चुरा ली थी, पंचायत बैठी गई थी, 1500 रुपये देने का आदेश हुआ था, इसने 1500 रुपये नहीं दिए हैं और इससे मुझे 1500 रुपये दिलवाइए। अब एफआईआर दर्ज हो जाती है तो पुलिस धनी राम के घर पे जाती है।
धनीराम से बोलती है भैया से 1500 रुपये दो, ये वो फलान ढिकान, अब सारी चीज़ें होती हैं। धनीराम दोस्तों बहुत ही दमन किस्म का आदमी था, बदमाश किस्म का आदमी था, तभी तो उसकी भैंस चुरा ली। अब क्या होता है, धनीराम बार बार इसके पास चक्कर लगाता है कि FIR को वापस लो, लेकिन ये बड़ा चतुर, ये तो मान ही नहीं रहे भैया वीरेंद्र महतो। वो कहता है कि मुझे 1500 रुपये दे दो। धनीराम कहता है FIR वापस लो, कोई 1500 रुपये नहीं है, लेकिन ये मानता नहीं होगा। FIR तभी वापस होगी जब तुम मुझे 1500 रुपये दे दोगे। अब होता क्या था दोस्तों, जो धनीराम था वो 15 दिसंबर 2005 से उसके ऊपर प्रेशर बनाना शुरू कर देता है कि इस केस को वापस लो, नहीं तो तुम्हारे साथ गलत हो सकता है, तुम्हारे साथ गलत हो सकता है, तुम्हारे साथ गलत हो सकता है। लेकिन जो वीरेंद्र महतो था वो नहीं मानता। अब 15 दिनों तक लगातार उसके ऊपर दबाव बनाया जाता है, लेकिन वीरेंद्र महतो फिर भी यही बात बोलता है कि तुम मेरे 1500 रुपये दे दो, मैं FIR वापस ले लूँगा। ना तो वीरेंद्र महतो अपनी FIR वापस लेता है, ना ही वो धनीराम उसको धमकी देना बंद करता है, और ना ही उसको पैसे देता है। अब दोस्तों एक दिन ऐसा आता है, यानी कि 31 दिसंबर 2005 की रात को लगभग 1 बजे वीरेंद्र महतो अपने परिवार के साथ अपने घर में सो रहा होता है। अब इसके घर में कौन कौन था मैं आपको ये बताऊंगा। इसकी पत्नी बॉबी देवी, इसकी बेटी जिसकी उम्र लगभग 12 साल होती है, उसका नाम होता है नीलम कुमारी। 10 साल की दूसरी बेटी है, उसका नाम था पूनम कुमारी। 8 साल का एक बेटा होता है सूरज कुमार। 6 साल का एक और बेटा होता है, उसका नाम होता है अनिल कुमार। और तीसरा बेटा जिसकी उम्र 3 साल थी, उसका नाम था सुनील कुमार। 5 बच्चे थे और ये 2 पति पत्नी थे। टोटल घर में 7 लोग सो रहे थे। दोस्तों सर्दियों का समय था, इसमें 5 बच्चे अपनी माँ के साथ एक कमरे में सो रहे होते हैं, और वीरेंद्र महतो जो होता है वो अलग से अपनी खाट पे सो रहा होता है। रात को लगभग 1 बजे का समय रहा होगा। तकरीबन 5 से 6 लोग इनके घर में कूद कर आ जाते हैं। दोस्तों जैसे ही वो लोग उस घर में कूदते हैं तो उनके पैरों की आहट वीरेंद्र महतो के कानों में पहुंच जाती है। वो समझ जाता है कि कोई घर पे शायद आया है। उसकी आंख खुलती है तो पता चलता है कि उसे सब तरफ से लोगों ने घेरा हुआ है। अब वो खड़े होकर कुछ बोलने ही वाला होता है तो क्या करते हैं, उसके मुंह में बोरी जैसा कोई कपड़ा होता है उसे ठूस देते हैं, और चारों तरफ से उसके हाथ पैरों को अच्छी तरह से जकड़ लेते हैं। जब उसको जकड़ते हैं तो उसकी पत्नी जो है अपने 5 बच्चों के साथ कमरे के अंदर सो रही होती है, तो चुपचाप जाके उस कुंडी को लगा दिया जाता है, और बाहर वीरेंद्र महतो अच्छी तरह से जकड़ा हुआ है। अब क्या करते हैं, उसके शरीर पर केरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल अच्छी तरह से डालते हैं, उसको नहला देते हैं, और उसके घर के कोने कोने में हर जगह मिट्टी का तेल डाला जाता है। अब हर जगह मिट्टी का तेल डाला जाता है तो वीरेंद्र महतो यहाँ से अपनी बचने की कोशिश करता है, लेकिन जो उसको पकड़ा होता है, अट्टे कट्टे आदमी ने पकड़ा होता है, अब वो चिल्लाने की कोशिश करता है तो उसको मुँह में बोरी जैसा कोई कपड़ा ठूस दिया जाता है। ना तो वो चिल्ला पाता है ना कुछ बोल पाता है। तभी एक आदमी क्या करता है, माचिस की तिल्ली निकालता है और वीरेंद्र महतो के शरीर में आग लगा देता है। अब वो लोग वहाँ पे खड़े होकर उसे देखते हैं कि ये अच्छी तरह से पहले जल जाए। अब वो जब जल रहा होता है तो उसके घर में भी आग लगा दी जाती है। अब घर में आग लगाई जाती है तो उसके 5 बच्चे और पत्नी घर के अंदर सो रहे हैं। अब वीरेंद्र महतो की आग की लपटें जो थी बहुत ज़्यादा होने लगती हैं, विकराल रूप लेने लगती हैं। अंदर भी आग पहुंचने लगती है, क्योंकि घर जो था बहुत कच्चा था, पुराने ज़माने का था, मिट्टी का घर था, घर के ऊपर छप्पर था, तो वो लकड़ियों का घर था, तो उसमें क्या है, आग बहुत स्पीड से पकड़ती है। अब बहुत ज़्यादा पकड़ती है तो गांव के लोगों को दिखता है कि घर में आग लग रही है वीरेंद्र महतो के घर में। अब क्या होता है, उसके अड़ोस पड़ोस के उसके रिश्तेदार सब लोग भागे भागे उसके घर पे आते हैं। वो दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते हैं कि वीरेंद्र महतो बुरी तरह से जल रहा है। अब वो क्या करते हैं, वीरेंद्र महतो को बाहर निकाल लेते हैं और उसको बुझाते हैं। तब तक वीरेंद्र महतो तकरीबन 30-40% तक जल चुका था। अब वो देखते हैं कि इसके बीवी बच्चे कहाँ हैं। तो दोस्तों उसके बीवी बच्चे जो थे कमरे के अंदर सो रहे थे, क्योंकि सर्दी का समय था। उन लोगों ने अंदर से खोलने की कोशिश भी की होगी, लेकिन बाहर से दरवाज़ा बंद था। वो 6 की 6 लोग यानी कि उसके 5 बच्चे और पत्नी उस घर के अंदर, उस कमरे के अंदर जिंदा जल जाते हैं। वो जलकर खाक हो जाते हैं।
गांव वाले लोग उस आग को बुझाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन घर कच्चा होने की वजह से और पूरे घर में मिट्टी का तेल बिखरे होने की वजह से पूरे घर में बुरी तरह से आग लग जाती है। और तब तक वो आग बुझती है जब तक उसके बच्चे और पत्नी सिर्फ कंकाल बचता है, बाकी सब कुछ जल जाता है। अब वीरेंद्र महतो को बचा लिया जाता है। पहले उसको स्वास्थ्य केंद्र में रखा जाता है, उसके बाद में पटना मेडिकल कॉलेज पहुंचाया जाता है, जहाँ पे कि उसका इलाज होता है, जहाँ पे कि पुलिस ने उसका बयान लिया था। अब पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है जो धनी राम है उसका नाम जगत राम है दोस्तों। जगत राम और उसके साथियों ने इस घटना को अंजाम दिया था दोस्तों। अब इन लोगों के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट दायर की और निचली अदालत में पेश कर दी। एक तरफ तो वीरेंद्र महतो का केस चल रहा होता है और दूसरी तरफ वीरेंद्र महतो का इलाज चल रहा होता है। अब वीरेंद्र महतो जो है अपने घर पे आ जाता है, तब तक गर्मियाँ आ गई होती हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जिन लोगों का शरीर जल जाता है ना, वो गर्मियों में उनका शरीर बहुत बुरी तरह से दर्द मारता है। वीरेंद्र महतो के साथ में भी यही हो रहा था। वो ज़ोर ज़ोर से रोता था, चिल्लाता था, क्योंकि उसका शरीर जो है 30 से 40% जल गया था। वो रोता रहता था। उसके परिवार के लोग जो थे, चाचा ताऊ के बच्चे जो भाई बहन थे, वो उसको देखते थे, उनको भी बड़ा दुख होता था। और वो बस यही कहता था कि मेरी गलती क्या थी, मेरी एक भैंस ही तो थी जिसके सहारे मैं अपना घर चला रहा था। ना मेरी भैंस चुरा ली, मेरे 1500 रुपये खर्च हो गए, मैंने वो मांग लिए, क्या ये मेरी गलती थी? वो मुझे 1500 रुपये दे देते तो मैं उनके खिलाफ़ ना कोई FIR दर्ज कराता ना कुछ कराता। उस 1500 रुपये के चक्कर में उन्होंने मेरा पूरा परिवार जला दिया, मुझे भी जिंदा जला दिया। वो 1500 रुपये इतने बड़े हो गए कि किसी की जान ले ली इन्होंने और जान लेने की कोशिश की। दोस्तों वो सारे दिन रोता रहता था, तड़पता रहता था। अब इधर की साइड में जो उनका केस चल रहा था, तो उधर में पुलिस ने अब निचली अदालत में चार्जशीट दायर की थी। अब ये मामला अदालत में पहुंचता है तो 30 अक्टूबर 2009 को जो ट्रायल कोर्ट होता है, तो इस मामले में 3 लोगों को सजाए मौत सुनाता है। इनमें जगत राय, बच्चा, बाबू राय, दीपक राय, ये तीनों थे और इन तीनों को सजाए मौत की सज़ा सुनाई जाती है। अब जब निचली अदालत यानी कि ट्रायल कोर्ट से इन लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है, तो सब लोगों के पास एक खबर पहुंचती है कि एक ही परिवार के 7 लोगों को जलाने वाले लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई गई है। तो वहाँ के लोग कहते हैं कि ये तीनों इसी लायक थे क्योंकि इन्होंने बेगुनाह लोगों को ज़िंदा जला दिया, सोते हुए बच्चों को जला दिया। अब क्या होता है, ये तीनों लोग क्या करते हैं, उच्च अदालत में अप्लाई करते हैं और जो इनके वकील होते हैं, ये लोग होते हैं जो बचने के सारे हथकंडे होते हैं, वो वहाँ पे फॉलो करते हैं, कहते हैं कि हमारी कोई गलती नहीं है, हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमको तो इस केस में फंसाया जा रहा है। लेकिन सारे सबूत और गवाह इन लोगों के खिलाफ थे। तो जो उच्च अदालत होती है वो कहते हैं कि जो निचली अदालत ने जो फैसला लिया है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। इन तीनों को सजाए मौत सुनाई गई है, फांसी की सज़ा सुनाई गई है। इनके ऊपर फांसी की सज़ा जैसी थी वैसी की वैसी ही रहेगी। अब इन तीनों लोगों को चैन नहीं पड़ता। अब ये क्या करते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई करते हैं और सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कि हमें फंसाया जा रहा है, हमारी कोई गलती नहीं है। दोस्तों अब सुप्रीम कोर्ट से 19 नवंबर 2013 को इस मामले में फैसला आता है। इसमें जगत राय और उसका दोस्त जो होता है दीपक राय, उन दोनों को फांसी की सज़ा ही सुनाई जाती है। और तीसरा जो उनका साथी होता है बापू राय, उसको आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जाती है और कहा जाता है कि जब तक इस व्यक्ति के प्राण न निकल जाएं तब तक ये जेल की सलाखों के पीछे ही रहेगा। और साथ ही जो जगत राय और दीपक राय होता है, इनके लिए कोर्ट बोलती है कि इन लोगों को फांसी के फंदे पर तब तक लटकाया जाए जब तक कि इनकी जान न निकल जाए। क्योंकि दोस्तों ये जो केस था ये रियल ऑफ द रियर केस था। दरअसल उस समय पे किसी ने भी ऐसा केस कभी सुना नहीं था कि भैंस के चक्कर में 1500 रुपये के चक्कर में इन लोगों ने एक परिवार को जिंदा जलाकर मार डाला था। अब ये लोग क्या करते हैं, अब ये राष्ट्रपति साहब के पास अपील लगाते हैं और अपनी सज़ा को माफ़ करने की गुहार लगाते हैं। उस समय पे जो राष्ट्रपति थे वो थे रामनाथ कोविंद जी। अब रामनाथ कोविंद जी ने इस मामले को पढ़ा और समझा और उसके बाद में इनकी जो अपील थी उसको खारिज कर देते हैं और कहते हैं कि जो ये जो सज़ा जैसे चल रही है वैसे ही चलती रहेगी।
दोस्तों ये मामला अभी भी विचाराधीन है। अब दोस्तों आप ही बताइए, क्या वाकई में जो जगत राय है और उसका दोस्त जो दीपक है, जिनको कि फांसी की सज़ा सुनाई गई है, क्या उनको फांसी मिलेगी या नहीं मिलेगी? अगर मिलेगी या नहीं मिलेगी ये तो भविष्य के कर्म में है, लेकिन जो वीरेंद्र महतो के जो परिवार के साथ में इन लोगों ने किया था, उनके पूरे परिवार को जिंदा जला दिया था, इस मामले के बारे में जब भी उस इलाके में बात होती है तो सभी लोग सहम जाते हैं, घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं था, बस आपको सावधान करना था, सतर्क करना था, ताकि आप अपने जीने के तरीक़े को बदल सकें। नमस्कार।